हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स प्लेनेट। बच्चे, हमने लास्ट टाइम अपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी किए थे, तो उन्हीं अकाउंटिंग टर्म्स को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलोगे। आपका नेक्स्ट टर्म था बच्चे रेवेन्यू। रेवेन्यू, नाउ व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू? बेसिकली एनीथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, जो भी आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं बिजनेस में, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। लाइक आपका किसी भी चीज का बिजनेस है, लाइक आपका क्लोथ्स का बिजनेस है, तो आप क्लोथ्स से रिलेटेड आप क्या किस किस टाइप की आपको इनकम आ सकती है। लाइक अगर आपने गुड्स सेल किए, वो भी आपका रेवेन्यू का पार्ट है। आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, उसका रेंट आ रहा है, वो भी आपका रेवेन्यू है। आपको कहीं से कमीशन आ रहा है, वो भी आपका रेवेन्यू है। मीन्स एनीथिंग्स कम इनटू द बिजनेस इज नोन एज रेवेन्यू। बट यहां पर मैं दो चीजों में डिस्टिंक्शन क्लियर करना चाहूंगा। वन इज कैपिटल रेवेन्यू या कैपिटल रिसिप्ट, एंड अदर वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट। बेसिकली यहां पर हमने रेवेन्यू पार्ट लेना है। कैपिटल मीन्स जो नॉन रेकरिंग बेसिस पर होगा, जो कभी कभी आ रहा है हमारे पास, उसको हमने इंक्लूड नहीं करना। रेवेन्यू आइटम सिर्फ वो होंगी जो आपको रेगुलर बेसिस पर रिसीव होती रहेंगी। लाइक अगर हमने जैसे कहा कि मैंने गुड्स सेल किए हैं, तो गुड्स तो मैं रेगुलर बेसिस पर सेल करूंगा। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, तो रेगुलर बेसिस पर मैं रेंट रिसीव करूंगा। बट कुछ ऐसी रिसिप्ट्स भी होती है जो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। लाइक अगर मैंने बैंक से लोन लिया, तो आई बोरोड अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर 5 ईयर्स। तो एक बार लोन ले लिया 5 साल के लिए, दोबारा ज़रूरत होगी तो फिर दोबारा लूँगा मैं 5 साल बाद। बट रेगुलर बेसिस पर मैं लोन रिसीव या लोन नहीं लेता हूँ बैंक से। या फिर और एग्जांपल आप लेकर चल सकते हो, अपना कोई आपने फिक्स्ड एसेट सेल किया है, आपने अपनी कोई बिल्डिंग, आपने अपना कोई पुराना फर्नीचर या आपने अपनी कोई ओल्ड मशीनरी सेल की है, क्या आप वो रेगुलर बेसिस पर सेल करोगे? नहीं। वहाँ से अमाउंट तो आई है, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। रीज़न, इट इज़ नॉन रेकरिंग रिसिप्ट। तो रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट which receive into the business on a regular basis or on a recurring basis। तो अब पढ़ो बच्चे ध्यान से। It means anything which comes into the business. It consists of amount received from the sale of goods। आपकी सेल ऑफ गुड्स हो सकती है, और किस किस टाइप की हो सकती है? आपने रेंट रिसीव किया, आपको कमीशन मिला, आपको इंटरेस्ट मिला, आपने किसी को लोन दिया हो या आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट की हुई है, तो एफडी होगी, या आपकी नॉर्मल कोई भी अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट की है सेविंग अकाउंट में, मान लो, वहाँ के उसके ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा। वन मोर रेवेन्यू इज डिविडेंड। नाउ व्हाट इज डिविडेंड? व्हेन यू परचेज्ड शेयर्स ऑफ एनी कंपनी और व्हेन यू इन्वेस्ट अमाउंट इनटू द कंपनी, तो आपको वहां से कंपनी क्या देगी? प्रॉफिट्स देगी ऑन अ रेगुलर बेसिस। दैट प्रॉफिट ऑन शेयर्स इज नोन एज डिविडेंड। तो वो भी आपके पास रेगुलर आएगा। तो रेवेन्यू इज रिलेटेड टू डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, जो रेगुलर बेसिस पर होंगे, जो कि क्लियर लिखा हुआ है, इट शुड बी ऑफ रेगुलर नेचर। सो इट वुड नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करोगे आप? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर या लोन टेकन, क्योंकि जो आप बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करोगे, वो डेली थोड़ा ना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। एक बार पैसा लगा दिया, फिर हमें लग रहा है यार हमारे बिजनेस में और मनी की ज़रूरत है, 2 साल बाद 4 साल बाद आपने और बिजनेस में मनी इन्वेस्ट की, तो वो रेगुलर बेसिस पर आप नहीं लगाओगे मनी। जो रेगुलर बेसिस पर बिजनेस में मनी आएगी, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। और बैंक से जो आप लोन लोगे, वो भी आप रेगुलर बेसिस पे नहीं लोगे, जो कभी कभी लोगे, वो हमने इंक्लूड नहीं करना। जो रेगुलर बेसिस पे अमाउंट रिसीव होगी इनटू द बिजनेस, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आता है राजे टर्म एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या हो गए? आपके खर्चे। किस चीज के लिए आप खर्चा करोगे? अपना बिजनेस चलाने के लिए। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सपेंसेस करोगे। आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो गुड्स परचेज करने के लिए एक्सपेंसेस करोगे। या जो भी आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, कमीशन हम किसी को पे कर रहे हैं, तो जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे इनटू द बिजनेस, या एम्प्लॉइज को आप सैलरी पे कर रहे हो, लेबरर्स को आप वेजेस पे कर रहे हो, दैट इज नोन एज एक्सपेंसेस। सो इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड। आप खर्चा कर रहे हो किसके लिए? गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या गुड्स को सेल करने के लिए। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस तो होंगे ही, फैक्ट्री में जो भी खर्चे हो रहे हैं, और गुड्स को सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ये भी सारे क्या होंगे? आपके एक्सपेंसेस। तो एग्जाम्पल क्या क्या दिए ना जी? रेंट,
आप कमीशन पे कर रहे हो, टैक्सेस पे कर रहे हो, सो ऑल दीज आर नोन एज एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू जो बिजनेस में आ रहा है, एक्सपेंसेस जो खर्चे हो रही हैं। नेक्स्ट टर्म आ जाता है इनकम। अब अगर देखा जाए तो अपने पास रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, जो भी अपने पास आया उसमें से हमने अपने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो देखा जाए तो अपने पास क्या आ गया, प्रॉफिट, जिसको कि हम अपनी इनकम भी बोल सकते हैं। सो सेम वही चीज है, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। लाइक रेवेन्यू आपके हैं 50,000 के, एक्सपेंसेस आपके 30,000 के, जिससे कि प्रॉफिट या इनकम हो गई आपकी 20,000। सो गुड्स कॉस्टिंग, एग्जांपल क्या दिया बच्चे, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख, आपके 4 लाख के गुड्स आपने सेल किए हैं 5 लाख में। सो 5 लाख आपका रेवेन्यू हो गया क्योंकि वो आपके बिजनेस में आया, और 4 लाख आपके एक्सपेंसेस हो गए। सो 1 लाख विल बी योर इनकम। सो 5 लाख एक्सपेंसेस, 5 लाख रेवेन्यू माइनस 4 लाख एक्सपेंसेस, तो मीन्स 1 लाख की आपकी इनकम, और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट। नेक्स्ट टर्म पर आज हम आएंगे गेन। अब यहां पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा मैं दो टर्म, एक गेन पर आओगे और एक प्रॉफिट पर आओगे। देखो जनरली हम प्रॉफिट हम यूज करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स ओनली। जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है अगर उसको सेल करने से आपको बेनिफिट अराइज हुआ, देन इट इज नोन एज प्रॉफिट। लाइक आपका क्लोथ्स का बिजनेस है, आप क्लोथ सेल करने से जो बेनिफिट उठाओगे दैट इज नोन एज प्रॉफिट। आपका मशीनरीज का बिजनेस है, मशीनरी सेल करोगे उससे जो बेनिफिट होगा दैट इज प्रॉफिट। आपका बिजनेस फर्नीचर का है, फर्नीचर को सेल किया, लाइक 50,000 का फर्नीचर था, आपने वो 60,000 में सेल किया, तो यहां पर आपका 10,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस चीज में है, बिजनेस जिस चीज में डील कर रहे हैं, गुड्स बेसिकली ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स इफ देयर इज एनी प्रॉफिट और बेनिफिट, उसी को हम बोलेंगे प्रॉफिट। बट एक और टर्म आपका आता है बच्चे, दैट इज गेन। अब गेन क्या चीज है, बेनिफिट अराइज ड्यू टू इरेगुलर एक्टिविटीज, उन चीजों की वजह से प्रॉफिट नहीं जो आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो, जो कभी कभी प्रॉफिट होगा उसको हम बोलेंगे गेन। लाइक आपका बिजनेस तो क्लोथ्स का है, बट आपके पास पुराना फर्नीचर था, आपने वो सेल कर दिया, बट वो कुछ यूनिक था जो कि जितने का हमने खरीदा था उससे ज़्यादा में सेल हो रहा है, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट तो हुआ, बट उसके लिए जनरली आप प्रॉफिट टर्म यूज़ नहीं करते हो, टर्म यूज़ करते हो गेन। या कोई भी एक्स्ट्रा इनकम अगर किसी चीज़ से रिलेटेड आ रही है, मीन्स अगर कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है जो कि आपकी रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस का नहीं है, दैट इज ऑल्सो नोन एज गेन। एक बार अच्छे से पढ़ते हैं क्या चीज़ें। यूजुअली दिस टर्म इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट ही बोलते हैं इसको, बट किससे, इरेगुलर एक्टिविटीज या नॉन रेकरिंग जो बार बार अकर नहीं होंगे। सो एग्जांपल, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, डेली वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। आपने कोई बिल्डिंग परचेज की है, लैंड परचेज की है, उसकी 5 साल बाद वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो जो वैल्यू इंक्रीज हुई वो रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज नहीं हुई है, तो जो नॉर्मल इंक्रीज हो गई है काफ़ी टाइम के बाद, दैट इज नोन एज गेन। या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एसेट्स वगैरह मैं और अभी आगे क्लियर करूंगा बच्चे आपको, बट अभी आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इनको सेल करने से आपको जो बेनिफिट अराइज होगा दैट इज नोन एज गेन। तो गुड्स को सेल करने से बेनिफिट हुआ तो प्रॉफिट, गुड्स को छोड़कर बाकी कोई चीज सेल करने से बेनिफिट हुआ तो उसके लिए टर्म क्या बोलते हैं हम अकाउंट्स में, गेन। सो नेक्स्ट टर्म रह जाता है आपका वाउचर। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म है वाउचर। नाउ वाउचर, देखो जब भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंसेस होने चाहिए। आप लाइक अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, उसमें आप कोई भी एक्सपेंसेस अपनी मर्जी से तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। लाइक आपने इलेक्ट्रिसिटी, लाइक आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आपने उन अकाउंट्स में अपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिखाए 47,000 कि मैंने पूरे साल में 47,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, बट उसके लिए आपके पास प्रूफ है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। आपने दिखा दिया अपने बिजनेस में कि मैंने इतने की परचेजेस की है, उसके लिए आपके पास क्या होंगे, परचेज
बिल्स। तो वाउचर्स बेसिकली दीज आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो जो भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऑथेंटिसिटी के दैट इज नोन एज वाउचर्स। तो पढ़ो बच्चे इसे भी। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन को वो सपोर्ट देंगे, मीन्स ये एक प्रूफ है दैट अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस, कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है और उतनी ही वैल्यू की हुई है जितनी उसमें स्टेटेड है, जितनी उस वाउचर में लिखी हुई है। कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर लाइक आपके पास मंथली बिल आ रहा है तो 12 बिल्स होंगे उस पूरे ईयर के, तो हर बिल का जो होगा अमाउंट आप लिखते चलोगे, उनका टोटल जो होगा वही आप अपने अकाउंट्स में शो करोगे। तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चे, 1 सेकेंड, इनके एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे आप। लाइक एक तो इसका एग्जाम्पल आ गया कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट कि हाँ इतनी अमाउंट आ गई है, इतनी अमाउंट हमने दे दी है, उसको बोल देते हैं हम कैश रिसिप्ट। इनवॉइस, इनवॉइस को राजा आप बिल्स बोल सकते हो, सिंपल परचेज बिल, सेल बिल या परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। कैश मेमो, नाउ व्हाट इज कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है बच्चे, जैसे आप कोई भी मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हो, लाइक आपने कोई 2 ट्राउजर्स परचेज की तो वो आपको बिल दे देते हैं, वो भी एक देखो प्रूफ होता है कि पॉइंट कि हमने यहाँ से ये चीज़ इस दिन परचेज की है। वो हमेशा कहते हैं भैया हम रिटर्न कर सकते हैं क्या, अगर हम बोलते हैं उन्हें तो कहते हैं हाँ जी हो जाएगी रिटर्न, बट बिल संभाल के रख लेना। तो बेसिकली बिल क्या एक प्रूफ है। तो इसी तरीके से हमने भी जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है, अब आपने अपनी एक्सपेंसेस दिखाने हैं तो उन एक्सपेंसेस के लिए आपका क्या होगा, वो प्रूफ होंगे, दैट इज नोन एज वाउचर। और एक एग्जांपल उसका क्या है, आपका कैश मेमो। उसके बाद आ जाता है बैंक पे इन स्लिप। नाउ बैंक पे इन स्लिप, आप बच्चे बैंक्स में गए होंगे, जब बैंक में हम चेक लगाते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं तो एक स्लिप फिल करनी पड़ती है हमें। उसमें क्या होता है, हाफ स्लिप हम अपने पास रख लेते हैं और हाफ स्लिप वो बैंक में चेक के साथ चली जाती है। तो जो हाफ स्लिप भी हमारे पास आई है वो भी क्या एक प्रूफ है कि हमने इतनी अमाउंट का चेक इस डेट को डिपॉजिट करवाया है। तो वो भी क्या एक प्रूफ है, बैंक पे इन स्लिप। अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए, अमाउंट विड्रॉ करने के लिए जो भी हम एक बैंक में जाके स्लिप फिल करते हैं, तो ऑल दीज आर प्रूफ्स आर नोन एज वाउचर्स। नेक्स्ट टर्म आता है बच्चे आपका डेप्रीसिएशन। अगेन इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रैक्टिकली भी हमने इसको यूज करना है। डेप्रीसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपके जो भी फिक्स्ड एसेट होंगे, बिल्डिंग, मशीनरी, जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। अब ये पॉइंट है सर अभी टेंजिबल यूज करो, एसेट यूज करो, ये सब टर्म्स लेटर ऑन आ जाएंगे, बट अभी इन पे थोड़ा सा अच्छे से वर्क करते हुए चलो। तो जो भी हमारी बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, क्या वो हमेशा उतने की वैल्यू रहेगी? क्या उनको हम ड्यू टू मतलब क्या हम उनको यूज़ नहीं करते हुए चलेंगे? लाइक आप एग्जांपल लेकर चलो, आपने एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया 10,000 का, क्या आफ्टर 4 ईयर्स भी उसकी वैल्यू सेम होगी? नहीं, आपने उसको यूज़ किए, मे बी वो 4 बार गिर गया था, उसमें कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो किसी भी रीज़न से उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी? डिक्रीज़ होती रहेगी। आपने कार परचेज़ की है, क्या आफ्टर 2 ईयर्स भी कार की वैल्यू सेम रहेगी? नहीं, आपने उसको यूज़ किया, उसको चलाया, बेशक से उसको आपने नहीं भी चलाया, आपके शोरूम में वो, आपके घर पे वो खड़ी रही है, आपके बिजनेस हाउस पर वो खड़ी रही है, बट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम उसका मॉडल क्या हो गया? पुराना हो गया, उससे भी उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो डेप्रीसिएशन बेसिकली कह रहा है रिडक्शन और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू एनी रीज़न हो सकता है, वियर एंड टियर, टूट फूट हो गई है, ड्यू टू एक्सीडेंट या ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम के कुछ टाइम निकल चुके हैं, उनकी वजह से भी वैल्यू चेंज होती है। वन मोर टर्म, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करा, बट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। लाइक आपने कोई एप्पल का आईफोन परचेज़ किया, आज परचेज़ किया, 4 मंथ्स के बाद एक नया मॉडल निकाल दिया उन्होंने, तो पिछले मॉडल की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है। तो एक उसके ऊपर बेटर टेक्नोलॉजी आने से प्रीवियस प्रोडक्ट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो जितनी भी वैल्यू डिक्रीज होगी आपके एसेट की, दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। पढ़ो बच्चे अब इसे। डेप्रीसिएशन इज द फॉल और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। रीजन, या तो आपने उसको क्या किया? कॉन्टिन्यूसली यूज किया, या वियर एंड टियर हो गई है, या ड्यू टू एक्सीडेंट, या ड्यू टू
ऑब्सोलेसेंस, जो कि मैं आपको बता चुका हूं ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टर्म आता है बच्चे आपका बैड डेट। बहुत अच्छे से समझना ये टर्म भी। नेक्स्ट टर्म मीन्स बैड डेट। बैड मीन्स खराब हो गया, डेट मीन्स जो कर्जा था। आपने टर्म पढ़ा है डेटर। डेटर मीन्स अ पर्सन फ्रॉम हुम यू हैव टू रिकवर द मनी, जिससे आपने पैसा लेना है। बट हो सकता है किसी रीजन से वो डेटर आपके पैसे नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? मे बी वो इंसॉल्वेंट हो गया हो। इंसॉल्वेंट मीन्स बैंकक्रप्ट हो गया हो, कंगाल हो गया, उसका दिवालिया निकल गए, या उसकी ट्रांसफर हो गई, किसी भी रीजन से हमारे पैसे मारे गए हैं। जो अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पाते डेटर से, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बैड डेट। तो जो अमाउंट रिकवर नहीं हो सकती डेटर से, वो हमारा लॉस तो है, ये एक्सपेंस है। और टर्म क्या यूज करेंगे इसके लिए? बैड डेट। तो द अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर एंड इट इज रिटर्न ऑफ इज कॉल्ड एज बैड डेट। तो आप सिंपल लिखो, द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर इज नोन एज बैड डेट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, और बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलोगे, दैट इज डिस्काउंट। सर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितनी आप स्ट्रेस डाल रहे हो, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब हमें पता है। डिस्काउंट का मतलब वही है जो आप बच्चों को पता है, बट इसके अंदर दो तरह के डिस्काउंट हम कवर करेंगे। वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर इज कैश डिस्काउंट। तो पहले तो जरा डिस्काउंट तो आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, अगर उसकी अमाउंट कम पे या रिसीव होती है, तो उसको जो डिफरेंस अमाउंट था दैट इज नोन एज डिस्काउंट। मैंने कोई 10,000 की चीज़ परचेज की, बट सामने वाले से बात होगी भाई इसके मैं तो 9500 ही दूंगा, रेडी हो गया वो भी, उसने 500 रुपीज़ का हमें क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो वहाँ आपको डिस्काउंट पता है। तो डिस्काउंट का मीनिंग बिल्कुल वही है, व्हेन ए कस्टमर इज अलाउड रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। कि जब अमाउंट कम पे की जाए तो उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? डिस्काउंट। बट डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर इज कैश डिस्काउंट। ये बहुत अच्छे से क्लियर करना बच्चे, दोनों में डिफरेंस क्लियर करते हुए चलोगे। सिर्फ दो ही डिफरेंस हमने क्लियर करने हैं यहां पर। ट्रेड डिस्काउंट क्या चीज हुई? ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट गिवन बाय अ बिजनेसमैन मे बी टू अनदर बिजनेसमैन, या कस्टमर भी बोल सकते हो, बट जनरली ट्रेड डिस्काउंट बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन ही होगा। लाइक मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया या होलसेलर ने रिटेलर्स को दिया। क्यों होता है ट्रेड डिस्काउंट? एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को डिस्काउंट देता है टू परसुएड हिम टू परचेज इन बल्क। उसको वो मोटिवेट करता है कि आप अगर ज्यादा क्वांटिटी में मेरे से परचेज कर लेते हो तो मैं आपको लिस्ट प्राइस में जो टोटल अमाउंट बनी है उसके ऊपर इतने % डिस्काउंट दे दूंगा। लाइक अगर आप मेरे से 5 लाख का गुड्स उठा लेते हो तो उसके ऊपर आपको मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा। सो किस चीज के लिए मोटिवेट किया जा रहा है? द पर्पस ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू परसुएड। परसुएड मीन्स मोटिवेट करना, इज टू परसुएड द बायर। बायर को परसुएड कर रहे हैं किसके लिए? टू बाय मोर गुड्स, की वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज कर ले। इट इज ऑफर्ड एन एग्रीड परसेंटेज। जनरली ये किस फॉर्म में होगा? परसेंटेज की फॉर्म में। किसका? ऑफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब लाइक मैंने कहा कि 5 लाख के गुड्स अगर परचेज कर लेते हो तो इसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स। और कैश डिस्काउंट में क्या चीज है? कैश डिस्काउंट जनरली किसी कस्टमर को दिया जा रहा है, किस चीज के लिए? फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। जनरली गुड्स हम क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट हमने उसके कहा कि अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो तो हम आपको इतने रुपीज़ का डिस्काउंट दे देंगे। लाइक 10,000 की कोई चीज़ है, हमने कहा अगर इमीडिएटली पे कर देते हो तो आपको सिर्फ 9,800 पे करना है, 200 रुपीज़ का हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट इज टू एनकरेज द डेटर टू पे द ड्यूज promptly. Promptly means immediately. Promptly means immediately, कि अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो तो आपको इतने अमाउंट का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें किस चीज के लिए मोटिवेट किया जा रहा है? फॉर
मोर बाइंग या इन बल्क की ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर लें। और ये डिस्काउंट किस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इमीडिएटली अगर पेमेंट कर दोगे तो आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट है, जरा ध्यान से सुन लो, बहुत ज़्यादा इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यूज़ होगा ये। दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, ये जरूर याद रखोगे, बट सिर्फ अभी याद ही रखोगे इसको कि ये डिस्काउंट हमने रिकॉर्ड नहीं करना होता, बट दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सर वो किस एंगल से कि हमने जब रिकॉर्ड नहीं करना होता तो फिर तो ये डिस्काउंट ट्रीट ही नहीं हुआ। ट्रीट हुआ बट इसको शो नहीं करते। कैसे, मैं दिखाता हूँ कैसे। लाइक आपके 10,000 के गुड्स हैं, उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिला तो 1,000 का डिस्काउंट हो गया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली 9,000 दिखाने हैं। मीन्स आपने डिस्काउंट कंसीडर तो किया बट अमाउंट कितनी रिकॉर्ड की, डायरेक्टली 9,000। कहीं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि गुड्स 10,000 के थे, उसके ऊपर 1,000 का डिस्काउंट हुआ तो आपने 9,000 पे किया, तो सीधा सीधा आप लिखते हुए चलोगे अमाउंट 9,000। बट इस केस में अगर आपके गुड्स 10,000 के हैं, उसके ऊपर आपको 1,000 का डिस्काउंट मिला, आपने पे 9,000 किए, तो इस केस में आपको तीनों ही चीज़ें दिखानी है कि गुड्स आपके 10,000 के हैं, 1,000 उसके ऊपर डिस्काउंट है और आपने पॉकेट से कितना पे किया, 9,000। तो वहाँ पर हर चीज़ रिकॉर्ड की जाएगी, मीन्स डिस्काउंट की अमाउंट भी प्रॉपरली रिकॉर्ड की जाएगी, बट यहाँ पर हम डिस्काउंट को ऐसे शो नहीं करेंगे। तो आज हमने राजकीय वाले टर्म्स की हैं जो आज कवर किए, इनको बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलोगे। कुछ टर्म्स रह गए हैं, बेसिकली अपने दो ही टर्म्स रह गए हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बैलेंस शीट में यही दो चीज़ें आती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी। उनके डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे कि एसेट्स में क्या आते हैं और लाइबिलिटीज़ में क्या आते हैं। तब तक आप वेट करो फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम दोनों ही टर्म्स कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से क्लियर करोगे, सारे टर्म्स एक एक अपने माइंड में बनाते हुए चलोगे, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलोगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इजीली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में थंबनेल में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, किसी को कोई व्हाट्सएप करना है, कोई डाउट करना है, वहाँ से क्लियर करो। अदरवाइज आप नॉर्मल वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।